हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 जो हमारा सेकेंड भूगोल है, जिनका नाम है भारत, लोग और व्यवस्था। इनके चैप्टर नंबर 5 हैं भू संसाधन और कृषि। इसके लघुत्तरीय क्वेश्चन हमने देखा था पिछले दिन 1 से 10 तक। आज पढ़ेंगे हम लोग 10 से जो आगे हैं, यानी 11 से लेकर के 20 तक के जितने क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, सारी क्वेश्चन समझ में आएगी। तो ज्यादा समय ना लेकर के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 11। क्या है सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपसे, मानव सभ्यता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। देखिए, मानव सभ्यता के लिए जो कृषि संसाधन है या जो भी प्राकृतिक संसाधन है ना, इसका संरक्षण जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझना कि आज जो हम लोग सभ्यता की विकास में आ गए हैं, किसके कारण आए हैं? तो संसाधन के कारण। ये जो हमारी सभ्यता विकसित हुई है, किसके कारण? सभ्यता के संसाधन के कारण। अगर संसाधन नहीं होता तो क्या हम विकसित हो पाते? नहीं। वही पौराणिक तरीके से हम लोग खेती करते, पौराणिक तरीके से पशुपालन करते, पौराणिक तरीके से हम लोग जो चल रहा था वैसे चलते। लेकिन जैसे जैसे हमारे संसाधन हमारे लिए आती गई, हमने संसाधन का खोज किया, फिर हमने उसका उपयोग किया, तो धीरे धीरे ना ये सारे चीज जो है क्या होने लगे, हमारे लिए विकसित होता चला गया और हम इससे विकास होते चले गए। यानी कहने का अर्थ है कि मानव के लिए इन संसाधन का संरक्षण जरूरी है, ताकि आने वाले अन्य जो वंशज हमारे हैं वो इसका उपयोग सही ढंग से कर सके और उनमें भी वृद्धि विकास हो। इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। तो संरक्षण करेंगे कैसे? तो देखिए, जब संसाधन निकालते हैं तो उस समय हमारी जो तकनीक है वो उतनी उन्नत नहीं है, जिसके कारण बर्बादी अधिक होती है। तो इसलिए हम निकालते समय उसका संरक्षण करेंगे। फिर जब उपयोग करते हैं तो पुनर्चक्रण या पुनर्चालन, तो इन सब से हमारी संसाधनों का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो आगे इसका उपयोग कर सकेगी। अर्थात आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपयोगी हो, इसके लिए इनका संरक्षण जरूरी है। समझे? फिर से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि मानव सभ्यता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो संरक्षण अगर नहीं होगा तो क्या मानव सभ्यता का विकास होगा? क्या हमारी पीढ़ी इसका उपयोग कर पाएगी? तो हमारी पीढ़ी इन संसाधनों का उपयोग करे। इतना ही नहीं, सभ्यता के विकास अच्छे ढंग से हो, इसीलिए जो संसाधन है, जैसे कोयला है, जैसे हमारे लिए अन्य प्रकार की धातु हैं, उसका जरूरी है संरक्षण। तो समझने में कोई दिक्कत? आशा है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, प्राकृतिक संसाधनों की संकल्पना सांस्कृतिकबद्ध है, चर्चा कीजिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का जो कह रहा है आपसे क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की संकल्पना जो है वो प्रकृतिबद्ध है। इसका मतलब है सांस्कृतिकबद्ध है। इसका मतलब है कि पहले हमने जो प्राकृतिक संसाधन था, हमने धीरे धीरे उसका उपयोग खोज शुरू किया और फिर उसका हमने उपयोग किया, और उस उपयोग को हम लोग दोहरा रहे हैं, तिहरा रहे हैं। जैसे समझना, पहले कोयला खोज हुई तो कोयला को जला करके हम लोग केवल खाना बनाने में उपयोग में लेते थे, लेकिन ये प्राथमिक उसका उपयोग था। उसी कोयला का हमने क्या किया, अब बिजली तैयार करते हैं, तो ये क्या हमारी है? द्वितीयक है। समझ रहे ना? ये क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। इसी तरह से पहले हमारे जो जल थे, जल मूल रूप से हम लोग नाव की यात्रा में लेते थे, लेकिन अब इन जलों से हम लोग बिजली भी तैयार करते हैं, नहीं, फिर स्टीमर चलाते हैं या अन्य प्रकार के उपकरण चलती है। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। पहले उसका कुछ उपयोग होता था, हमने फिर उसके उपयोग को बदल दिया, फिर उपयोग कुछ और होता था, उसका और उपयोग किया। जैसे हम लोग पहले सौर ऊर्जा की बात करेंगे, तो सौर ऊर्जा पहले किस रूप में उपयोग करते थे? हम लोग उसे केवल शरीर को सेकते थे या हमारी कपड़ाएं सूखती थी।
अब लेकिन उसी सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बिजली तैयार करने में भी करते हैं। बिजली के जितने भी उपकरण हैं ना चलते हैं वो किसके कारण? सौर ऊर्जा के कारण। ये हमारी क्या है? सांस्कृतिक वध तरीके से हम इसकी संकल्पना कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यही कह रहा है। तो क्वेश्चन 2 क्या समझे आप? क्वेश्चन फिर से समझते हैं। कहता है प्राकृतिक संसाधनों की जो संकल्पना है वो सांस्कृतिक वध है। सांस्कृतिक वध है, इसका मतलब है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं पहले हम किसी और उपयोग में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने इसका उपयोग क्या किया है? बढ़ाना शुरू किया है। अब एक रूप से दूसरे ज्यादा रूप में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सुनना। क्वेश्चन कहता है प्रतिभूमि की क्या अभिप्राय है? प्रतिभूमि की अवधि को किस प्रकार घटाया जा सकता है? प्रतिभूमि का क्या मतलब समझे कि पहले हम लोग खेती करते थे तो खेती करने के दरमियान खेत की पोषक तत्व कम हो जाती थी तो उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाता था, तो हम बीच बीच में क्या करते थे? खेत छोड़ देते थे। जैसे 1 साल या 2 साल हम लोग खेत को क्या कर देते थे? छोड़ देते थे, फिर हम इसका उपयोग करते थे। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जैसे हम लोग उपयोग करते थे तो उत्पादन बढ़ जाती थी। तो इसको हम लोग कहते थे परती छोड़ना। खेतों के क्या कहते थे? परती छोड़ना। जब हम लोग खेत को 1 साल या 2 साल उसमें उत्पादन नहीं करते थे ना, तो वो क्या कहलाती थी? परती छोड़ना। अब इतनी बात अब समझ गए। अब लेकिन परती छोड़ने वाला तो समय रहा नहीं, हमारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसी स्थिति में अगर आबादी ज्यादा बढ़े, हम लोग उसका उपयोग नहीं करें, तो फिर हमारे उत्पादन कम हो जाएंगे, फिर सब लोगों के लिए भरपेट भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या जरूरी है कि खेत की परती छोड़ना बहुत कम है। तो क्या करेंगे? तो खेत की परती छोड़ने की बजाय फसल चक्रण अपनाइए, तो मृदा उत्पादन बढ़ेगी। या खेत में उर्वरक या प्राकृतिक खाद जो भी है उसको डालिए। तो ये 2 डालने से ना, प्राकृतिक खाद डालने से या उर्वरक डालने से आपको परती छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, अर्थात परती छोड़ने की जो हमारी अवधि है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहा 3 में। परती से आप क्या समझते हैं? तो परती का मतलब वैसी भूमि जिसमें हम लोग 1 साल या 2 साल खेतों में कृषि नहीं करते हैं, तो ऐसी कृषि को खेतों को कहते हैं परती भूमि। अब कहता है इसको अवधि को कैसे कम करेंगे? तो इसकी अवधि को कम करने का तरीका है फसल चक्र अपनाएंगे, या दूसरा तरीका है उसमें हम लोग क्या करेंगे? उर्वरक या खाद डाल करके उसकी पोषकता को बनाए रखेंगे, तो परती छोड़ने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शुष्क प्रदेश से क्या अभिप्राय है? उन प्रदेशों में उत्पादन बढ़ाने का क्या किए जा सकते हैं? देखिए, शुष्क प्रदेश वैसे प्रदेश होते हैं जहां पर मूल रूप से हम लोग खेती बाड़ी करते तो हैं, लेकिन ठंडा रहता है, पानी की कम जरूरत होती है, ऐसे फसलों की खेती वहां की जाती है। यानी शुष्क प्रदेश हुआ है जहां लगभग वर्षा कम होती है, मौसम हमेशा ठंडा रहता है, ऐसे प्रदेश को कहते हैं हम लोग शुष्क प्रदेश। अब ऐसे प्रदेश, स्वाभाविक सी बात है कि हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां शुष्क है, तो फिर वहां कौन कौन सी खेती की जा सकती है? तो ऐसे फसल लगाएंगे जिसमें पानी की कम जरूरत होगी, जैसे मोटे अनाज है, दाल है, तिलहन है। तो ये सारे चीजों में ना आपको पानी की जरूरत कम होती है, यानी मोटे अनाज की कृषि करिए, तिलहन या दलहन की खेती करिए, तो इसमें क्या होगी? आपको पानी की जरूरत कम होगी। तो शुष्क प्रदेश में इस तरह से खेती की जा सकती है। तो क्वेश्चन 14 क्या कहा सबसे पहले कि शुष्क प्रदेश क्या है? तो वैसे प्रदेश जहां पर मूल रूप से हम लोग पानी की कमी होती है, ठंडे वाले फसल लगाते हैं, तो ऐसे फसल को कहते हैं हम लोग, या ऐसे प्रदेश को कहते हैं शुष्क प्रदेश। तो इनमें कौन कौन से फसल लगाए जा सकते हैं? तो मोटे अनाज, दलहन और तिलहन। हो गया क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी 15 नंबर क्वेश्चन। 15 कह रहा है आपसे फसलों की गहनता से आप क्या समझते हैं? देखिए, फसलों की गहनता का मतलब होता है कि जैसे हम लोग खेत में एक फसल लगाए, तो उस फसल को कटने के बाद ठीक दूसरा फसल उसके बाद लगा देंगे, उसके कटने के बाद तीसरा लगाएंगे, तीसरा कटने के बाद चौथा लगाएंगे, है ना? यानी इसको कहते हैं फसलों की गहनता। यानी खेत को ज्यादा समय तक खाली नहीं रहने देना है, लगातार जो है ना हम लोग बदल बदल कर अपना लगाते रहेंगे, या उर्वरक डाल करके हम लोग लगाते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? फसल भी लगते रहेंगे और किसी तरह का मतलब हमको परती छोड़ने की जरूरत भी नहीं होगी। तब फसल की गहनता का मतलब है
कि हम लोग क्या करेंगे, एक ही खेत में समय समय पर बदल बदल कर फसल लगाते रहेंगे, और इसमें क्या करेंगे, एक फसल कटने के बाद तुरंत फसल लगाएंगे, तो तुरंत कटने के बाद तुरंत तीसरा लगाएंगे। ऐसे क्या होगा कि समय की क्या होगी, बचत होगी। तो इसको कहते हैं फसलों की गहनता। अब आगे आपसे कह रहा है भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना है, व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या क्या, भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना है। देखिए भारत में जो कृषि होती है ना, ऐसे नहीं कि नगदी फसल नहीं होती है, मसाले की खेती नहीं होती है, पेय पदार्थ नहीं होता है। अरे दुनिया में जितने पेय पदार्थ होते हैं ना, उसमें अकेला भारत है जो सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। तब पेय पदार्थ हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी कृषि है ना, मूल रूप से हम लोग खाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब इतनी जनसंख्या है तो स्वाभाविक सी बात है, सारे लोगों के लिए तो भोजन चाहिए ना मुझे। तब भोजन अगर नहीं उत्पादन करेंगे तो कहाँ से आएगी। तो यानी हमारी कृषि का मेन उद्देश्य है पहले भोजन तैयार करो, भोजन जब हो जाए तो बचे हुए खेतों में दलहन, तिलहन, मसाले, पेय, फल इत्यादि जो भी करना करिए ना। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे समझो ऐसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 बीघा जमीन है, अगर हम खेती करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दिमाग में रखते हैं कि हम एक साल गेहूं खाएंगे, हमारे गेहूं में कम से कम 10 क्विंटल गेहूं होनी चाहिए जो हम एक साल आसानी से खा सके। हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार हैं, नौकर रहते हैं, तो ये सारे लोगों के लिए चाहिए ना। तब 10 क्विंटल गेहूं कितने खेतों में होगी भाई, तो चलो 10 कट्ठे में होगी, तो कम से कम साल में 10 कट्ठा हम गेहूं जरूर बोएंगे। जैसे हमें तिलहन चाहिए, तो तेल हमें चाहिए कम से कम कितना, कि मान लीजिए हम एक साल के लिए खाते हैं तेल, अगर हमें 5 क्विंटल सरसों चाहिए तो उसके उत्पादन के लिए जितना खेत लगेगा उतना में हम लोग सरसों जरूर करेंगे कम से कम, ताकि हम एक साल आसानी से तेल खा सके। ठीक है। उसी तरह से हर पौधे की बात करते हैं कि जो जो मुझे जरूरत होती है ना, तो सब मूल रूप से हम लोग उतना खेती करते हैं। ज्यादा करें बेच देंगे वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उतना जरूर करें ताकि हमें साल भर जो है ना, हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे हम लोग करते हैं, किसमें, इसको कहते हैं हम लोग भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य हमारा भोजन उत्पन्न करना है, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सब लोगों के लिए भरपेट भोजन चाहिए। अब भोजन नहीं मिलेगा तो काम नहीं चले। यानी कृषि का मेन उद्देश्य क्या है, सब लोगों के लिए पहले भरपेट भोजन कराना। अब आगे चलेंगे 17, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हमारे देश में कृषि ऋतुएं हैं, कृषि ऋतु 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और गर्मा यानी जायद। इसको प्रभावित कौन करता है, तो हमारी जो है ना जलवायु कहिए, वर्षा कहिए, ये सब प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए जून जुलाई होती है, हमारे यहाँ मानसून आ जाता है, वर्षा खूब होती है, तो ऐसे फसल को कहते हैं हम लोग खरीफ। लेकिन जैसे नवंबर दिसंबर आती है, वर्षा कम हो जाती है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठंडा हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग रबी। लेकिन जैसे ही करता है मार्च में, फिर जो फसल लगाते हैं वो ज्यादा दिनों तक चलती है, तो इसको कहते हैं हम लोग गर्मा या जायद। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि फसल की गहनता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो जलवायु है, तापमान है, इसी तरह से मतलब पैसा है, पैसा नहीं, वर्षा, वर्षा है। ये हमारी क्या करती है, हमारी शस्य गहनता को प्रभावित करती है। अगर ज्यादा वर्षा होगी तो खरीफ, कम हो गई तो शुष्क, और उससे कम हो गई तो सूखा। चलिए यानी कि गर्मा। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के मुख्य फसलों के नाम। देखो कोई पूछने वाली बात है, भारत में हम लोग रहते हैं और हमसे पूछ रहा है प्रमुख फसलें, तो जितने प्रकार के फसल हैं सबके दो दो उदाहरण लिख दो। जैसे मोटे अनाज खाद्यान्न में हम लोग खाते हैं, तो क्या खाते हैं भाई, तो चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। दलहन की बात करें तो चना है, अरहर है, उड़द है, मसूर है। पेय की बात करें तो चाय और कॉफी है। रेशे वाली करें तो कपास और जूट है ना। इसी तरह से अगर बागानी कृषि करें, मसाले की खेती करें, दलहन है, सब्जियां हैं इत्यादि हमारे यहाँ, यानी कुल मिलाकर के कई प्रकार की फसलें हैं, जिनमें खाद्यान्न है, पेय है, दलहन है, तिलहन है, सब्जियां हैं, फल है इत्यादि। बस यही तो लिखना था आपको मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सुनना। पंजाब और हरियाणा में 100 सेमी से कम बारिश होते हुए भी चावल मुख्य फसल क्यों है भाई। देखिए हमारे अभी हमने पढ़ा कि चावल एक खरीफ फसल है, और चावल के लिए क्या चाहिए आपको, वर्षा चाहिए। लेकिन पंजाब और हरियाणा की बात अगर करोगे
तो वहां की ये वाणिज्यिकी कृषि है, खदानें भी नहीं है, वाणिज्यिकी है, वो उत्पादन करने के बाद बेचता है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि पंजाब में इतनी भाई खेती हो रही है? तो इसका मेन कारण क्या है कि वहां जो सिंचाई होती है, तो जो प्राकृतिक रूप से वर्षा से होती है तो होती ही है, इसके अलावे वहां पर बहुत सारे नलकूप हैं जो इस सिंचाई की कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। किसान के पास अपनी जमीनें हैं, एक साथ सारा जमीन है, तो उन्हें क्या होता है कि धान की खेती करने में आसानी होती है। धान की खेत लगा दिए, थोड़ी मोड़ी बारिश हो गई और जो बच गया उस सिंचाई से पूरा कर लेते हैं, धान की अच्छी फसल होती है उसके पास। आपने क्या समझा कि पंजाब हरियाणा में जो धान है वो ज्यादा क्यों होती है? तो इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि वहां पर सिंचाई का उत्तम प्रबंध है। बारिश तो कम होती है लेकिन सिंचाई का क्या है, उत्तम प्रबंध है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और उत्पादन बढ़ रहा ही रहा है। चलिए देखिए, भारत में प्रारंभिक कृषि और आधुनिक कृषि पारंपरिक और आधुनिक कृषि में पूछता है अंतर। तो भाई हम लोग तो पहले भी पढ़े थे। देखिए, पारंपरिक कृषि का मतलब हुआ पुराने तरीके वाली कृषि, और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है। तो देखिए, हम लोग जो पारंपरिक कृषि है, पुराने वाली जो कृषि है, पहली वाली कृषि, तो उसमें हम लोग किससे फसल जोते थे, यानी कि बैलों से। आज किससे चलाते हैं हम लोग हल, ट्रैक्टर से। अंतर दिख रहा है ना। पहले हम लोग इतना उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे, आज आधा अधिक से अधिक उर्वरक करते हैं। पहले इतने हमारे पास उन्नत बीज नहीं थी, अब हम उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कुछ अंतर हैं प्रारंभिक और बाद वाले, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है। तो क्या बताया हमने कि जो पारंपरिक कृषि है वह किससे चलती थी, हल बैलों से, और आज की कृषि चलती है ट्रैक्टर से। चलिए, एक नंबर। दूसरा हमने बताया आपको कि जो पारंपरिक कृषि है उसमें ज्यादा उर्वरक प्रयोग नहीं होता था, अब क्या होता है, ज्यादा उर्वरक। पहले उतनी सिंचाई के प्रबंध नहीं थी, आज उससे ज्यादा सिंचाई हो रही है ना। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि पारंपरिक और आधुनिक युग के जो भी कृषि थे उनमें कुछ अंतर थे। तो क्वेश्चन केवल 10 ही है, तो हमने 10 तो बता ही दिया है आपको। एक और है, देखते हैं, हमारे ख्याल से तो नहीं है। ओ सॉरी, हाँ सॉरी 21 है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य के नाम बताइए। अच्छी फसलों के आवश्यकताओं की दशा, यानी कहने का अर्थ है भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होती है मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा होती है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज्यादा अगर कपास की खेती कहाँ, तो महाराष्ट्र गुजरात। अब कहता है कि अगर कपास की खेती वहां होती है तो क्या वजह हो सकती है। इसका पहला कारण है वहां काली मृदा पाई जाती है। कपास की खेती के लिए क्या चाहिए, काली मृदा, वहां काली मृदा है इसलिए। दूसरा है तेज धूप चाहिए, तो तेज धूप भी वहां है। तीसरा 50 सेमी वर्षा, यानी वर्षा उसे कम चाहिए, तो वर्षा भी उसे कम मिलता है, लेकिन उसकी मिट्टी में ना क्या कहते हैं, पानी नहीं लगना चाहिए। तो बारिश तो कम होती है तो पानी लगेगी ही नहीं। यानी कुल मिलाकर के ये सब जो है उनके कारण है। कौन कौन, तो हाँ, काली मृदा, तेज धूप, और उसमें पाला उला नहीं चाहिए, ठंडा उंडा कुहासा नहीं चाहिए। ठंडा कुहासा रहेगा तो पर बढ़ेगा ही नहीं फूल। तो इसलिए हमारे यहाँ ठंडा में गेहूं बढ़ती है, लेकिन वही दक्षिण भारत में अगर चले जाएं तो वहाँ ठंडा नहीं मिलेगा आपको। राजस्थान, गुजरात, इस सब में बहुत कम ठंड मिलती है। राजस्थान में तो थोड़ा मोड़ा रहता ही है, गुजरात में कम रहती है और महाराष्ट्र में कम रहती है। यानी कि इसको जो कपास है ना, उसके उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए, धूप चाहिए कितना, धूप चाहिए कितना, तेज धूप, इसके अलावे काली मृदा और 50 सेमी वर्षा। चलिए, तो इतना समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलेंगे कल फिर से नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।